Jai Hind friends, today is 27th July 2023. I am going to take the class of the Hindu editorial analysis, which is very important if you are preparing for civil services examinations. आपको बता दें यहाँ पे सारी चीज़ें मैं कवर करता हूँ, जैसे कि डेली करंट अफेयर्स, एडिटोरियल, पीआईबी न्यूज़, डाउन टू अर्थ, सारी चीज़ें मिला के आपको एक जगह पे यहाँ पे डाल दी जाती हैं, जो कि आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुँचा सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हैं फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना पड़ेगा। वहाँ से जाके सारी पीडीएफ आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या है, जो 2018 में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव श्रंक इमेंसली ड्राइड अप इन द रिसेंट पास्ट ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी। कौन सा सूख चुका है, मतलब यही पूछा है इनमें से। तो एरल सी, ब्लैक सी, लेक बैकाल, यहाँ पे कौन सा है? तो आपका पहले में दे रहा है 1, दूसरे में दे रहा है 2, 3 और तीसरे में दे रहा है 2 ओनली और चौथे में 1 और 3। कौन सा राइट आंसर है, आप कमेंट सेक्शंस में इसको जरूर लिखें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? यहाँ पे ऐसी बातें पूछी जा रही हैं। पहले में दे रहा है एमनेस्टी इंटरनेशनल, दूसरे में दे रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तीसरे में दे रहा है ऑफिस ऑफ यूएन कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स और चौथे में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। कौन सा सही है, आप कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिखें। आपको बता दें इसकी सारी डिटेलिंग आपको नेक्स्ट डे डिटेल में दे दी जाएगी, और नेक्स्ट डे क्यों दी जाती है ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कई लोगों का। तो आपको बता दें यहाँ पे, अगर आप आज इसको पढ़ते हैं, टैकल करते हैं, नेक्स्ट डे आप इसको डील करेंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, क्लैरिटी भी हो जाएगी, डिस्कशंस भी हो जाएगा और एक्सप्लेनेशंस भी, सारी चीज़ें आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ये जानिए बैकबोन हो जाता है किसी भी एग्जामिनेशंस का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसमें से कोई भी डील कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट डे, डोंट वरी। नेक्स्ट जो आता है ग्लोसरी आता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये कुछ ग्लोसरी होती हैं, कई लोगों ने यहाँ पे ये भी बोला कि ग्लोसरी डाल दिया करिए, जो कि एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। छोटे छोटे जो एग्जामिनेशंस हैं उसमें सीधे सीधे ग्लोसरी का एंटोनेम, सिनोनेम्स, मीनिंग्स पूछ देता है। तो यहाँ पे पहला वर्ड मैं दिया हूँ रिजिलियंट, इसका मतलब होता है प्रतिरोधी, और इसका सिनोनेम्स अगर देखा जाए जिसे पर्यायवाची हम कहते हैं तो टफ, स्ट्रांग, रोबस्ट। और यहाँ पे विलोमार्थी शब्द अगर देखा जाए जिसे एंटोनिम्स हम कहते हैं तो फ्रेजाइल, वल्नरेबल, डेलिकेट इसका हो जाता है। दूसरा क्या है, वेनरेट, जिसका मतलब होता है पूजनीय कोई हो तो उसे वेनरेट बोल सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करी जाए तो एडोर, रिवरेंस, वर्शिप। एंटोनिम्स की बात करी जाए तो डिसडेन, डेस्पाइज और डिसरिस्पेक्ट हो जाता है। एपैथेटिक का क्या मतलब होता है, यहाँ पे उदासीनता। तो इसका क्या सिनोनिम्स है अगर बात करी जाए तो इनडिफरेंट, अनकंसर्न और लेथार्जिक इसका सिनोनिम्स होता है। वहीं पे एंटोनिम्स अगर बात करी जाए तो एंथुसियास्टिक, पैशनेट और इंगेज्ड इसका एंटोनिम्स हो जाता है। एलोकेंट का क्या मतलब होता है, तो प्रवक्ता, एक ऐसा स्पीच देने वाला, मतलब उसको प्रवक्ता बोलते हैं। सिनोनिम्स का क्या मतलब होता है, आर्टिकुलेट, परसुएसिव और फ्लुएंट। एंटोनिम्स यहाँ पे क्या है इसका जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है, इनआर्टिकुलेट, मम्बलिंग और टंग टाइड। तो मतलब जो बहुत ज़्यादा फ्लुएंटली बोल नहीं सकता, फंसता हो, उसको यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है। इल्यूसिव का क्या मतलब होता है, जो दुर्लभ हो उसे इल्यूसिव बोला जाता है। तो इवेसिव, स्लिपरी, हार्ड टू कैच। एंटोनिम्स की बात करी जाए तो ऑब्वियस, अपैरेंट और क्लियर। ये इसके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स हैं। आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको अच्छा लगा हो ये ग्लोसरी और अच्छा लगता हो तो आप कमेंट सेक्शंस में अप्रिशिएट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पीआईबी न्यूज़ की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज देखेंगे इसका पीआईबी न्यूज़ क्या है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राज्यसभा यहाँ पे ट्रिब्यूट पे कर रहा है 24वां कारगिल दिवस यहाँ पे मनाया गया, जो कि 26 जुलाई को ये मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कौवा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीएम यहाँ पे इनोग्रेट किए हैं क्या, तो आईईसीसी कॉम्प्लेक्स प्रगति मैदान में है ये बिल्डिंग। कुछ रिनोवेट किया गया है, कुछ यहाँ पे ओल्ड भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे इंटरनेशनल एग्जीबिशन कप कन्वेंशन सेंटर, इसी में यहाँ पे G20, याद रखिए इसी में G20 का सम्मेलन होने वाला है, जो कि इंपॉर्टेंट है। सुंदर बनाया गया इसे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे, इसमें भारत मंडपम भी बनाया गया है प्रगति मैदान के पास, जो ये चीज़ें हैं।
और इसको इनोग्रेट मोदी जी कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत और संगीत नाटक एकेडमी, जोनल कल्चर सेंटर, यहाँ पे मिलके एक प्रोग्राम लॉन्च करी है। इसमें सारे लोग पार्टिसिपेट किए हैं। लगभग 1250 आर्टिस्ट यहाँ पे पूरे भारत देश से यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हुए नजर आए हैं। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह क्या लॉन्च किए हैं, तो इम्पोर्टेंट है एक इनिशिएटिव जो कि नाम क्या है, मेरा गांव मेरी धरोहर। तो इम्पोर्टेंट है, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव काल के दौरान इसको लॉन्च किया गया है, जो कि होम मिनिस्ट्री लॉन्च करी है, लेकिन किसके अंतर्गत, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, दोनों में डिफरेंस है, कौन इनिशिएटिव किया है, कौन लॉन्च किया है, दोनों इंपॉर्टेंट है। मेरी माटी मेरा देश, ये क्या है, तो ये एक इवेंट है, ऑर्गेनाइज किया गया है 9 से 15 अगस्त के अंतर्गत, और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत ये चीज़ें आएगी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, ये सीधे पूछ सकता है, इवेंट लॉन्च करी गई है, तो ये याद रखिएगा। जो अगस्त आने वाला है उसमें इसकी लॉन्चिंग होगी। अब इम्पोर्टेंट एक रिवर देखते हैं। सबसे पहले क्या ये इम्पोर्टेंट रिवर है, तो आपको बता दें यहाँ पे सतलज रिवर के बारे में सारी डिटेलिंग आपको अच्छे से दूंगा, कोई भी चीज़ें छूटेंगी नहीं। तो ये मेजर रिवर है नॉर्दर्न इंडिया की अगर बात करी जाए तो। ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर भी जानी जाती है, कैसे वो भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, चिंता नहीं करना है। तो चलिए डिटेलिंग देखते हैं इसकी, क्या इसकी डिटेलिंग है। तो ये ओरिजिन कहाँ से होती है, तो इसका ओरिजिन मानसरोवर के पास एक लेक है राक्षस ताल, जिसको ग्लेशियर या लेक बोलते हैं, तो तिब्बतन प्लेट्यू से ओरिजिन होता है। मानसरोवर के बगल में ही राक्षस लेक भी है, वहीं से इसका ओरिजिन होता है, याद रखिएगा। अगर लेंथ की बात करी जाए तो ये 1550 किलोमीटर, जो कि 960 माइल्स कही जाती है, इतनी लेंथ ये कवर करती है। किस प्रकार से ये बहती है, तो अगर बात करी जाए तो हिमाचल और पंजाब और यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, यहाँ से ये होकर गुजर रही है। वहीं पे बात करी जाए इसकी ट्रिब्यूटरी सहायक नदियाँ, तो मेजर जो इसकी ट्रिब्यूटरी हैं सतलज रिवर की, तो यहाँ पे ब्यास रिवर है, स्पीति रिवर है, और एक इम्पॉर्टेंट परेचू रिवर है। ये रिवर क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ज़्यादा डोमिनेंट है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट डैम इस पे क्या क्या बनाई गई है, तो भाखड़ा नंगल डैम जो इस पे है, इसी पे बनाई गई है भाखड़ा नंगल डैम, जो कि क्वेश्चंस यहाँ से आता है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ये है, ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री बनाती हुई नजर आती है। ये किस चीज़ की, इंडस वैली सिविलाइजेशंस की। तो अगर इंडस वैली सिविलाइजेशंस आपका ये है, तो ये बाउंड्री कुछ ईस्टर्न बाउंड्री इस प्रकार से बनाती है। कन्फ्लुएंस कहाँ जाकर के मिल जाती है ये, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। सतलज रिवर में आकर के ये चेनाब रिवर, ये लोग आकर के यहाँ पे मिल जाती हैं, और कहाँ पे क्रॉस करती है ये, किस किस कंट्री से, तो चाइना, इंडिया और पाकिस्तान। ये चीज़ें याद रखिएगा, 3 कंट्री में होकर के गुजर रही हैं। चाइना मतलब तिब्बत, याद रख सकते हैं। ये इंटर करती है इंडिया में कहाँ पे, ये भी एक क्वेश्चन है। तो इस सिपकीला पास है, ये पास हिमाचल प्रदेश में है, क्वेश्चंस ये भी आया हुआ है, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो ये थी सारी डिटेलिंग। अब थोड़ा बैकग्राउंड में जाकर के इसके मैप को, लोकेशंस को अच्छे से देख लिया जाए, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ये आपका चाइना है, पाकिस्तान है प्यारा अपना, इंडिया। तो यहाँ पे इसका लोकेशन है। अब ये रिवर यहाँ से ओरिजिन होती है, ओरिजिन पॉइंट इसका ये है। कहीं यहीं पे आपको बता दें 2 सरोवर है, एक सरोवर ये हो गया जो कि मानसरोवर है, और दूसरा यहीं पे आपके आसपास है वो राक्षस ताल लेक है। यहीं से जो है निकलती है ये, और यहाँ से निकल के आप ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे यही आपकी सतलज रिवर है जो निकल रही है, और जा करके ये चेनाब में कन्फ्लुएंस हो जा रही है। देखिए यहाँ पे चेनाब में कन्फ्लुएंस हो जा रही है ये रिवर, और यहाँ पे जाकर के इंडस से ये मिल जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, चीज़ें याद रखिएगा, जो कि आपको मुझे बताना था। यहीं पे बात करी जा रही है इंडस, तो ये भी तिब्बतन प्लेट्यू से निकल रही है। ब्यास रिवर आकर के सतलज में मिल जा रही है। चेनाब ये भी सतलज में मिल रही है। झेलम ये भी आके चेनाब में मिल रही है, फिर चेनाब रवि का स्ट्रीम लेकर के सतलज में मिल रही है, फिर यहाँ पे इंडस में मिल जा रही है। ये इसकी सारी डिटेलिंग थी, आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कुछ न्यूज़ और फैक्ट्स हैं, उसको हम देखा जाए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लोकसभा यहाँ पे फॉरेस्ट कंजर्वेशंस अमेंडमेंट बिल लेकर के आया था, उसको पास करता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि कई सारे ऐसे इन्वायरमेंटलिस्ट हैं
और एक्सपर्ट हैं, इस पे क्या बोले हैं वो, तो इस पे सीधे सीधे ये बात बोले थे कि ये जो बिल है वो आपको इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करता हुआ नज़र आएगा और जो वहाँ पे ड्वेलर हैं, जो ट्राइबल हैं, उनको भी इम्पैक्ट करता हुआ नज़र आएगा। ये सारी चीज़ें हैं, फिर भी इसके बावजूद ये बिल पास करा ली गई है। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट किस साल आया था, ये भी क्वेश्चंस आ सकता है। तो मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ, 1980 में। दूसरी चीज़ें ये यहाँ पे है, तो डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट बनाने की बात करी जा रही है। ये पहला कदम है जो आपको इन सब चीज़ों से जोड़ेगा। तो जो भी एडमिशन्स होगा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, जॉब में, आधार में, इस प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इम्पोर्टेंट है, डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट बनाने की बातें चल रही हैं। हाई प्रोफाइल क्लैश बिटवीन अपोजिशंस और ट्रेजरी बेंचेज। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला यहाँ पे एडमिट कर लिए हैं क्या, नो कॉन्फिडेंस मोशन की मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। तो नो कॉन्फिडेंस मोशंस अगर किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ अगर पास हो जाता है तो सरकार उसकी गिरा दी जाती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन करता है। याद रखिएगा, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको बताया। कौन पास किया है, तो गौरव गोगोई जी यहाँ पे पास करते हुए नजर आए हैं। दूसरी जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एग्री हुई है कि हियर करेगी, सुनेगी, सुनवाई करेगी 27 ऑफ जुलाई को, जो अर्जेंट एप्लीकेशन डाला गया है सेंटर के द्वारा कि जो ईडी थे ना संजय कुमार मिश्रा जी, इनको कंटिन्यू कर लिया जाए अक्टूबर 2015 तक। ये कौन बोल रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट से। याद रखिएगा, आप देखते हैं ये सुनवाई क्या होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संजय मिश्रा जी को यहाँ पे सीधे बर्खास्त कर दिया, कहा इनको जल्दी से जल्दी हटाओ भैया, ऐसे कैसे एक एक साल करके इनको 5 साल आप रख दिए, जबकि टेन्योर 2 साल है और इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में तभी एक एक साल करके 3 साल बढ़ती हैं। क्या इनको लेकर के कोई और आपके पास ऑफिसर्स नहीं है ईडी के लिए? यही यहाँ पे चीज़ें हैं। सुप्रीम कोर्ट प्ली कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है अपने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्ली कर रहा है सुप्रीम कोर्ट से। रिजिलियंट जस्ट, ये एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इसकी बैकग्राउंड में जाकर के हम डिटेलिंग देखेंगे क्या है ये सारी चीज़ें, तो उसके बारे में हम आज देखेंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशंस है, जो कि आपको इसके बारे में पता भी होना चाहिए। मैं इसकी बैकग्राउंड डिटेलिंग भी दे दूंगा, चिंता नहीं करना है। तो सबसे पहले तो आपको बता दें ये क्या निकाला है, तो एक अपडेट निकाला हुआ है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, यही निकालता है। क्वेश्चंस ये आता है कौन ये रिपोर्ट निकालता है, तो सबसे पहले याद रखिएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ये निकाला हुआ है। इसमें क्या दिखा रहा है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है ना वो हैम्पर हो रही है, वो इम्पैक्ट हो रही है, वो तबाही मच जा रही है। कैसे, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस ये कंसीडर कराया है। कोई ये कंसीडर नहीं है कि एक ही कारण है यहाँ पे कि ग्लोबल इकोनॉमी को, विश्व की जो आर्थिक इकोनॉमी है उसको प्रभावित कर रही है। ऐसी कोई एक कारण नहीं है, एक कॉजेज नहीं है, लॉट्स ऑफ कॉजेज आर ओवर देयर। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को कंसीडर किया जा रहा है। क्या, तो जो कह रहा है कि जो बैंक है यूएस और स्विट्जरलैंड में कोलैप्स हुए हैं, उसकी वजह से भी बहुत सारी इश्यू हुई है, तो ये कोलैप्स ऑफ द बैंक भी बता रहा है। और दूसरी चीज़ें क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो यूएस में डेप्ट सीलिंग है ये भी एक इश्यू निकाल के आ रहा है। यानी यहाँ पे उधार लोग ले रहे हैं तो उधार की एक डेप्ट सीलिंग लगा दिया, इससे ज़्यादा आपको उधार नहीं मिलेगा, ये भी एक इश्यू निकल के आ रहा है। IMF के जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं उनका क्या नाम है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, पीरे ओलिवियर गौरिंचस, याद रखिएगा ये। तो अच्छा, IMF का यहाँ पे डायरेक्टर कौन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कौन सी कंट्री से वो आती हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट मेरा क्वेश्चन आपसे है। तो कमेंट सेक्शंस में जरूर लिखिएगा डायरेक्टर कौन है। यहाँ पे चीफ इकोनॉमिस्ट क्या कह रहे हैं, यहाँ पे जो चैलेंजेज है ना वो बहुत सारे चैलेंजेज हैं। किस प्रकार से, तो कई सारे हॉरिजन पे, कई सारे लेवल पे जाकर के यहाँ पे चैलेंजेज को इन्होंने दर्शाया है, जो कि रिस्क यहाँ पे आ रहा है। तो मॉडरेट, बैलेंस, इस प्रकार की चीज़ें आ रही हैं जो डाउन साइड कर रही हैं इकोनॉमी को। रिस्क जो है चारों तरफ से यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। क्या क्या, तो जब दो यहाँ पे लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात करी जा रही है, एक चाइना दूसरा USA, जो कि स्लो डाउन कर रहे हैं, यहाँ पे उनकी इकोनॉमी धीरे धीरे श्रिंक हो रही है, GDP धीरे धीरे गिरता हुआ भी नजर आ रहा है। वो किस चीज़ का इम्पैक्ट है, तो आपको बता दें बहुत सारे कोविड-19 का भी इम्पैक्ट दिखाया जा रहा है। बहुत सारे प्रॉब्लम की वजह से फैमिली में भी यहाँ पे डिस्ट्रेस निकल के आ रही हैं, जिसके कारण यहाँ पे लोगों की परचेजिंग पावर भी यहाँ पे घटती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पे लिविंग क्राइसिस, कॉस्ट ऑफ द लिविंग क्राइसिस भी इम्पैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। यानी क्या यहाँ पे बोल रहा है सीधे, जो मार्केट में क्या
मार्केट में जो आपका कॉस्ट प्राइस है किस चीज़ की, तो गुड्स या प्रोडक्ट की किसी भी, वो जो है हाइक होती हुई नज़र आ रही है। इसकी वजह से यहाँ पे इशू निकल के आ रही है। तो चाइना यहाँ पे कई सारे इशू को डील करता हुआ भी नज़र आ रहा है, और जो इकोनॉमी है यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्शंस पे निकल के आ रहा है, यानी उनकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होती हुई नज़र आ रही है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं। जो कमज़ोर हो रहे हैं, कंजम्पशंस कमज़ोर हो रहे हैं, और ओवरसीज जो डिमांड है एक्सपोर्ट, ये यहाँ पे कमज़ोर होते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी जो फॉरेन में डिमांड होती थी, हम लोग एक्सपोर्ट कर लेते थे, कोई भी कंट्री की बात कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है, वो गिर रहा है। तो यहाँ पे ग्लोबली इम्पैक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। यही यहाँ पे IMF के चीफ पीरे ओलिवर, याद रखिएगा, PO से याद रखिएगा इनका नाम, ये यहाँ पे इम्पैक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि बैकग्राउंड में जाकर के हम IMF जल्दी से देख लें। तो यह एक फिनेंशियल एजेंसी है, यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत आती है। हेडक्वार्टर की बात करी जाए तो वाशिंगटन DC में 190 कंट्री के साथ इसकी मेंबरशिप है। दूसरी चीज़ें, इसका मिशंस क्या है, तो ये ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशंस करेगा एक साथ मिलकर, और फिनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखेगा ताकि कोई उथल पुथल ना हो मार्केट में। ग्लोबल लेवल पे बात करी जा रही है इसकी। तो ये फैसिलिटेट करेगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को, और प्रोमोट करेगा जो एम्प्लॉयमेंट है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, किस प्रकार से यहाँ पे आर्थिक विकास के तरफ फोकस किया जा सकता है, और पॉवर्टी को घटाने में भी ये मदद करता है, याद रखिएगा, क्योंकि IMF इसका रोल ही है फिनेंशियल, तो पॉवर्टी रिलेट करके इसका फोकस किया गया। 1944 में इसको फॉर्मेशन किया गया है, लेकिन शुरुआत 27 दिसंबर 1945 से इसको हो जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से ही ये निकल के आया हुआ है। तो ये आइडिया जो है हैरी डेक्स्टर और जॉन मेनार्ड कीनी की ये थी। ये लोग डेलीगेट थे US के, याद रखिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये चीज़ें पब्लिश करता है ट्वाइस ए ईयर। और दूसरी चीज़ें क्या हैं, तो यहाँ पे ग्लोबल फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकालती है, फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट निकालती है, एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट निकालती है, और रीजनल इकोनॉमिक रिपोर्ट। ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। IMF लोन देता है, जी हाँ, तो ये फिनेंशियल है तो लोन देगा ही देगा। तो लो इनकम कंट्री को ये लोन दे देता है कंसेशनल टर्म्स पे, यानी जब कंसेशनल टर्म्स की बात आ जाइए तो आपको इंटरेस्ट नहीं चुकानी है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं यहाँ पे होती है, तो कोई इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं देनी पड़ती है। ECF के अंतर्गत ये क्या है, एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी, ये आपको उधार देता है। स्टैंड बाई क्रेडिट फैसिलिटी, इसमें भी आपको उधार देता है, और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, इसमें भी आपको उधार देता है, लेकिन नो इंटरेस्ट पे, कोई ब्याज नहीं लेता। यहाँ पे नो कंसेशनल लोन्स दूसरा है, इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको इंटरेस्ट रेट जोड़कर देना पड़ता है, जो कि बहुत माइनर होता है, याद रखिएगा। ये क्या कह रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे SBA जो कि स्टैंड बाई अरेंजमेंट होता है, फ्लैक्सिबल क्रेडिट लाइन होता है, प्रिकॉशनरी लिक्विडिटी लाइन होती है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटीज होती हैं। इन पे जो है क्वेश्चंस आया हुआ है, याद रखिएगा कि ये कौन कौन से किस बॉडी से रिलेटेड है, ये जो टर्म है किस बॉडी से। तो रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, ये रिसेंटली क्वेश्चंस पूछा है UPSC में, ये कौन सी बॉडी इशू करती है, तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ दिया था, तो याद रखिएगा IMF ही करती है। इसमें भी यहाँ पे ये इंटरेस्ट रेट जोड़ लेते हैं। ये सारी चीज़ें हैं IMF को लेके। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो यूरोपियन यूनियन का क्षेत्र है, यूरोपियन यूनियन आपको पता ही होगा, तो जो यूरोप है उसमें यूरोपियन यूनियन आता है, जिसमें कि 27 कंट्रीज अभी आते हैं यहाँ पे। और दूसरी चीज़ें क्या बोली जा रही हैं, तो जो ग्लोबल इकोनॉमी है यहाँ पे इस इंजन को लेकर के इस क्षेत्र में ये भी इम्पैक्ट होती हुई नज़र आ रही है। किस क्षेत्र से प्रभावित होती हुई नजर आ रही है, तो यूक्रेन और रसिया का जो वार हो रहा है उसमें बहुत सारी कंट्री अपना रोल प्ले कर रही हैं। तो जर्मनी, फ्रांस भी प्ले कर रही हैं। तो यहाँ पे डीसलरेट हो रहे हैं इनके भी इकोनॉमी। लार्जेस्ट रीजनल इकोनॉमी जो जानी जाती हैं जर्मनी, फ्रांस, इनको भी इम्पैक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। सिंपल बात करी जाए अगर ईजी शब्दों में, तो यहाँ पे जो फास्टेस्ट रेट 8 मंथ से चल रही है SP ग्लोबल लेटेस्ट HCOB, यहाँ पे इनके रिपोर्ट में ये देखा गया कि ये सब चीज़ें वीक हो रही हैं, कमज़ोर हो रही हैं। तो इन्फ्लेशंस जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रही है। हाई
प्राइस राइज जब हो जाता है तो उसे इन्फ्लेशन बोला जाता है। कोर इन्फ्लेशंस की बात करी जा रही है, पर्टिकुलरली जो कोर एरिया है जहाँ से सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर करती हैं उनमें अगर इन्फ्लेशन हो जाएगा तो सब चीज़ों को, गुड्स और प्रोडक्ट को इम्पैक्ट करती हुई नजर आएंगी। सेंट्रल बैंक यहाँ पे इन्हीं सब चीज़ को लेकर के टारगेट कर रहा है। दूसरा चीज़ें क्या है, तो रसिया यहाँ पे टर्मिनेशन किया है अभी रिसेंटली, जो ब्लैक सी है वहाँ से ग्रेन भेजने के लिए, जो अफ्रीका वाले रीजन में थे वहाँ पे ग्रेन जाता, लेकिन यहाँ पे डिनाई कर दिया है रसिया, जिसके कारण यहाँ पे क्या होगा, फूड सिक्योरिटी का भी इशू आ जाएगा। यानी इतना भोजन नहीं बचेगा कि लोग उसका उपयोग कर सकें। क्यों? क्योंकि जो लड़ाई चल रही है रसिया और यूक्रेन में वो इशू क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण डिनाई कर दिया है। ब्लैक सी का लोकेशंस आपको मैं दिखाया था, याद ही होगा। यहाँ से इस रूट से हो करके जो ग्रेन जाती अफ्रीका में जाती, लेकिन यहाँ पे अब महंगाई होगी और ये अफेक्ट करेगा लो इनकम कंट्री को। तो याद रखिएगा ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यहाँ के इकोनॉमिक्स जो हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत सारे इकोनॉमिक्स जो फ्रंटियर हैं यहाँ पे ये चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये ग्लोबल डेप्ट को लेकर के अब इशू नज़र आएगा। यानी अब लोग उधारी पे जीवन यापन करेंगे। क्यों? तो जब किसी की इकोनॉमी ही यहाँ पे डूबेगी, जैसे कि लो इनकम कंट्री हैं उनकी इकोनॉमी गिरी, तो वो किससे मांगेंगे? डेप्ट ही मांगेंगे, उधारी मांगेंगे आईएमएफ से या फिर किसी और से। तो ये उधारी भी अगर उनको नहीं मिलेगी तो यहाँ पे फूड सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ पे इशू आ जाएगा। खाने को यहाँ पे व्यक्ति तरसेगा, क्योंकि जो गरीब कंट्री हैं उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं लेकिन पैसे नहीं है, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वैसी सिस्टम नहीं है, इस प्रकार की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक लीडर की अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे ग्रोथ जो है बहुत विचित्र तरीके से चल रहा है। तो ये वल्नरेबल कंडीशंस क्रिएट कर रहा है किसी भी नेशंस को, राष्ट्र को, और जो रिस्क है वो लार्जर लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो यही सारे इशू है जो आपको मुझे बताना था। आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब एससीओ की स्टोरी हम देखेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है, एससीओ से लेकर के ये आया हुआ है, जिसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो 4 जुलाई 2023 को ये चीज़ें हुई थी एससीओ की मीटिंग भारत में, जो कि 23rd मीटिंग थी, और यहाँ पे हेड किया था कौन? तो भारत ही हेड किया था। एससीओ क्या है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, एससीओ की बैकग्राउंड डिटेल अगर देखा जाए तो सबसे पहले वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए एससीओ की बैकग्राउंड डिटेलिंग अगर देखा जाए तो यह एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस है, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी यही है जिसे जानी जाती है। यहाँ पे पॉपुलेशंस जो है 60% ऑफ द एरिया ऑफ यूरेशिया, 40% वर्ल्ड पॉपुलेशंस यहाँ पे रिसाइड कर रही है। किसके अंतर्गत? एससीओ के अंतर्गत। जीडीपी की बात करी जाए तो 20% ग्लोबल जीडीपी भी कवर कर रही है। एससीओ जो है सक्सेसर है संघाई 5 का। पहले इसका नाम संघाई 5 था, अब जो है एससीओ हो गया है। 1996 में इसकी फॉर्मेशंस होती है। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, इन कंट्री ने मिलकर संघाई 5 चीज़ें बनाई थी। अब इसका नाम एससीओ हो गया है। फॉर्मेशंस कब होती है? तो 15 जून 2001 में इसकी फॉर्मेशंस होती है, जो कि इम्पोर्टेंट है। हेड क्वार्टर संघाई में नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बीजिंग में इसका हेड क्वार्टर है। ये एक इम्पॉर्टेंट रीजनल एंटी टेररिस्ट सिस्टम ग्रुप चलाती है ये। इसका हेड क्वार्टर ताशकंद में है, इस्टेब्लिश किया गया है। याद रखिएगा 2004 में इसी के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। तो 2004 में रैट्स आई है और 2001 में एससीओ आई है 15 जून को। क्या काम है इस रैट्स का? तो ये काउंटर करेगी टेररिज्म और जो 3 इविल है, टेररिज्म, सेपरेटिज्म, अलगाववाद और एक्सट्रीम उग्रवाद, इन सब चीज़ों को टैकल करेगी। ऑफिशियल लैंग्वेज चाइनीज और रशियन है। 9 जून 2017 को अस्ताना समिट में भारत और पाकिस्तान को यहाँ पे फुल फ्लेज्ड मेंबरशिप दे दिया गया है। अब अगर बात करी जाए यहाँ पे कि क्या ये रिसेंटली मीटिंग है, क्या इसके आउटकम है, क्या निकल के आया, तो यहाँ पे एससीओ मेंबर स्टेट यहाँ पे साइन किए हैं न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। ये चीज़ें याद रखिएगा, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन एससीओ की जो मीटिंग है उसी को बोला जा रहा है। तो इस समिट में ग्रांट किया गया है ईरान को फुल एससीओ मेंबरशिप। तो अब याद रखिएगा, अब ईरान भी इसमें मेंबर है, याद रखिएगा, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बाद अब ईरान इसमें ऐड हो चुका है।
फुल फ्लेज मेंबरशिप इसको दे दिया गया है। मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशंस यहाँ पे बेलारूस को लेकर के चल रहा है कि इसको भी ज्वाइन करा जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कंट्री इसमें आकर के जुड़ने के लिए इच्छा दिखा रही हैं। वर्ल्ड जो है जियो पॉलिटिकल टेंशन से यहाँ पे ग्रसित है, बहुत सारे इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है, एनर्जी क्राइसिस चल रही है विश्व में, फूड शॉर्टेज दिख रहा है, क्लाइमेट चेंज तीव्र गति से हो रहा है। इन सब चैलेंजेस को यहाँ पे आवश्यक है कि किस प्रकार से कंट्री सारी मिलके कार्य करे। तो जो मेजर रिस्क है ना वो क्या है, तो वर्ल्ड पीस है, डेवलपमेंट किस प्रकार से बनाया जाए, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ को लेकर के यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं। जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है उसको टैकल करने, ग्लोबल लेवल पे बातें करी जा रही हैं, हम पीस लाने के लिए फोकस कर रहे हैं। सिंपल सी बातें यही हैं। अच्छा, ये जो एडिटोरियल अभी निकला है तो चाइना की जो एम्बेसडर हैं इंडिया में वो अपना रिपोर्ट दी है, तो जाहिर सी बात है वो यही बात बोलेंगी एससीओ किस प्रकार से कार्य करेगा। अब देखा जाए तो मेंबर जो स्टेट हैं इसके यहाँ पे क्या आगे लेकर चलने का बात कर रहे हैं, तो जो अपने पड़ोसी मुल्क हैं उनसे अच्छी मित्रता हो, एक अच्छी पार्टनरशिप हो, तब जाकर के हम इन सब चीज़ों को लेकर के चलेंगे। और आपस में ही मतभेद नहीं हो बल्कि कोऑपरेशंस करें, एक प्रकार से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, तब जाकर के पीस और स्टेबिलिटी, स्थिरता आएगी और तरक्की, प्रॉस्पेरिटी आएगी, समृद्धि आएगी। इन सब चीज़ों को लेकर के बातें बोली जा रही हैं। अच्छा, अचीवमेंट की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे एक कॉमन एस्पिरेशन है सारी कंट्री का, यहाँ पे जो भी इसके मेंबर हैं, कि किस प्रकार से हम वर्ल्ड में पीस ला सकते हैं, डेवलप ला सकते हैं, और एक विन विन कोऑपरेशन है। आप इसमें कोऑपरेट करेंगे तो आपका भी फायदा, हमारा भी फायदा। ऐसी इस प्रकार की चीज़ें विन विन सिचुएशंस दिखाई जा रही हैं। एससीओ के अगर मेंबर स्टेट की हम बात करें तो यहाँ पे इस चीज़ को स्ट्रेंथन करने की बात करी जा रही है कि यहाँ पे स्ट्रेटेजिक जो कम्युनिकेशंस होगा, प्रैक्टिकल कोऑपरेशंस होगा, इसको और ही ज़्यादा रेजुबिनेट करेंगे। इसका क्या मतलब होता है कि जो पहले चीज़ें सही प्रकार से नहीं चल रही थी अब उसको नए सिरे से ले जा करके उसको न्यू एनर्जाइज किया जाएगा, उसी को रेजुबिनेशंस बोलते हैं। दूसरी चीज़ें क्या निकल के आ रही हैं यहाँ पे, तो जो कोऑपरेशंस है डिजिटल फील्ड में ना, उसमें भी बायोलॉजिकल फील्ड में, स्पेस की सिक्योरिटी वाले फील्ड में, इसमें हम अपनी सहभागिता देते हुए नजर आएंगे। और जो राजनीतिक सेटलमेंट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और रीजनल स्तर पे जो भी इशू हैं उस पे भी हम देखते हुए नजर आएंगे। सारी को कोऑपरेशन, पीस, डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी, इन सब चीज़ों पे फोकस किया गया है। मल्टीलेटरलिज्म की बात करी जा रही है, यानी एक ऐसा कोई पावर नहीं है, जैसे कि यूएसए एक प्रकार से बहुत पावरफुल कंट्री था पहले की बात करिए, लेकिन अभी चाइना है, अभी इंडिया भी उभर के आ रहा है, रसिया उभर के आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ये सब भी बहुत कंट्री पावरफुल आ रही हैं। तो मल्टीलेटरल ऑब्जर्वर की बात करी जा रही है, कोई एक चीज़ें नहीं है यहाँ पे। अफ्रीका और इंडिया यहाँ पे रिसेंटली ब्रिक और G20 की समिट होने वाली है, तो इंडिया G20 करेगा, अफ्रीका ब्रिक समिट करेगा, क्वेश्चंस आ सकता है, याद रखिएगा। ब्रिक्स में ये कंट्री यहाँ पे है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका को 2010 में यहाँ पे ऐड किया गया है। ये जो सिग्निफिकेंट मूवमेंट है ये शेप कर रहा है क्या, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। तो पहले ही बताया कोई एक पावरफुल कंट्री नहीं बल्कि मल्टी पावर यहाँ पे लेकर चले जाएगा। तो यहाँ पे इंक्लूसिव ग्लोबल डेवलपमेंट की बातें बोली जा रही हैं कि सबको मिलकर यहाँ पर आगे ले जाने की बातें बोली जा रही हैं। चाइना यहाँ पे कमिट किया है, कमिटेड है, बोल रहा है, सबको समझा रहा है, क्योंकि परेशान है, उसका चीज़ें जो है चाइना की चीज़ें सही प्रकार से लोग समझ नहीं रहे हैं। तो इसी चीज़ें, यही सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे समझाने का प्रयत्न कर रहा है। तो क्या चीज़ें हैं वो, तो इंडिया, साउथ अफ्रीका, ये जो अभी पार्टनर है साउथ में यहाँ पे, ये ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव भी ये चाइना लेकर के आया है। अब देखिए ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव से क्वेश्चंस बन सकता है कौन लाया है, तो चाइना लाया है कि किस प्रकार से ग्लोब में यानी पृथ्वी पे सिक्योर चीज़ें बनाई जा सके, ये इसी का इनिशिएटिव है चाइना की, याद रखिएगा। ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये सब किसका है, इसी का है। ये कंट्रीब्यूट करेगा वर्ल्ड में, हम पीस लाएंगे, सिक्योरिटी लाएंगे और समृद्धि लाएंगे। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, क्वेश्चंस यहाँ से बन सकता है भैया, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। दूसरी क्या चीज़ें बोल रहा है, तो हमें एक साथ मिलकर एक कॉमन कॉम्प्रिहेंसिव, सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि कोऑपरेट करने की ज़रूरत है, सस्टेनेबल सिक्योरिटी को लेकर के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सारी कंट्री को यहाँ पे स्वतंत्र तरीके से आकर के विकास के पथ पर चलने की ज़रूरत है, ताकि हम
जो यूएन का चार्टर है उसको फॉलो कर सकें, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको फॉलो कर सके, उस प्रिंसिपल, उस पर्पज को हमें लेकर के आगे चलने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें चाइना बोल रहा है, चाइना की सारी चीज़ें आप समझ ही रहे हैं किस प्रकार से अपनी चीज़ें रखता है। आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी एससीओ की बैकग्राउंड डिटेलिंग के साथ, और सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पे दी गई हैं वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नए एडिटोरियल की तरफ, आर्टिकल की तरफ जो निकला हुआ है। तो यहाँ पे राइस एक्सपोर्ट बैन कर दिया गया है। कहाँ पे? तो एशिया में और अफ्रीका में। ये क्यों किया गया है, क्या कारण है, किस किस जोन में किया गया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे, उसकी डिटेलिंग को भी समझेंगे। लास्ट कुछ दिन की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पैनिक सिचुएशंस क्रिएट हो गई है। कहाँ पे? जो एनआरआई, जब भी एनआरआई की बात आती है तो यूएसए का नाम आ जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एनआरआई इन्हीं सब चीज़ में हैं। यहाँ पे स्किल्ड की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं? तो जो ग्रोसरी स्टोर थी ना, कहाँ की? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, जो किराने की दुकानें थी, परचून की दुकानें थी, ग्रोसरी की दुकानें थी, सुपरमार्केट, वहाँ पे एक वीडियो रिलीज हुआ कि वहाँ पे जो अनाज है, स्पेशली सोना मंसूरी जो चावल है, वहाँ पे कलेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे लग रहा है कि फूड की क्राइसिस हो गई है यूएसए में, जबकि यूएस में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे फिर भी लोग इस ग्रेन के लिए इतना सारा इशू क्रिएट कर रहे हैं, लोग कलेक्ट करके रख रहे हैं, गैदर कर रहे हैं यहाँ पे इस राइस को। तो यहाँ पे इस चीज़ को लेकर के इंडियन गवर्नमेंट ने बैन लगाई है। हालांकि यूएस के ऊपर बैन नहीं लगाई है, क्योंकि यूएस जो है मार्जिनली ही इंपोर्ट करता है। ये जो काओस है, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, इसको कंट्रोल करने के लिए भारत जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है। तो ये यहाँ पे चीज़ें हैं। अनप्रेसिडेंटेड क्राउड लिख रहा है, यानी बहुत ही ज़्यादा भयंकर भीड़। आपको याद ही होगा जब लॉकडाउन हुआ था तो लोग चावल, दाल, पानी, नमक, चावल, जो भी चीज़ें थी इकट्ठा करने लगे थे। उसी प्रकार से यहाँ पे भी एक सिचुएशंस आ गई है। यूएसए में चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें याद रखिएगा। जो सडन यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, इंडियन गवर्नमेंट इन सब चीज़ को लेके 20 जुलाई को यहाँ पे क्या कर रहा है, बैन कर दिया गया है। किस चीज़ को? जो नॉन बासमती राइस है, स्पेशली नॉन बासमती राइस, यानी बासमती राइस जा सकती है। तो यहाँ पे भारत में इसकी उपलब्धता बनी रहे, उपलब्ध रहे ये सारे के सारे चावल। क्या? जो नॉन बासमती राइस, जैसे मंसूरी हो गई, सोना मंसूरी, कई प्रकार के यहाँ पे चावल की प्रकार हैं, तो ये यहाँ पे इंडियन मार्केट में बनी रहे, नहीं तो प्राइस इसकी बढ़ जाएगी। इन सब चीज़ को रेगुलेट करने के लिए हम लोगों ने बैन लगा दी। तो हम लोगों ने किस चीज़ पे बैन नहीं लगाया? हम लोगों ने बासमती राइस पे बैन नहीं लगाया, पर बॉइल्ड राइस पे बैन नहीं लगाया। ये पर बॉइल्ड राइस क्या होता है, क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है। तो जो राइस होती है ना, जो खेतों से निकलती है, मिल में जाती है, ये चीज़ें अलग राइस हो गई, कच्ची राइस हो गई। लेकिन पर बॉइल्ड राइस को क्या होते हैं, इसको पानी में उबाला जाता है। जब इसमें पैडी होते हैं, पैडी जब होते हैं, पैडी को निकाल के ही उनमें से चावल नहीं निकाला जाता है, कर्नेल नहीं निकाले जाते हैं। ये पैडी जो होते हैं, इन्हीं को आग के नीचे पानी में डाल करके, मतलब इनको उबाला जाता है। सिंपल भाषा में यही समझे, उबालने के बाद से इनको मिल में भेजा जाता है, और ये हल्के पीले कलर के होते हैं, और ये काफ़ी न्यूट्रिशियस होते हैं। कच्चे चावल के अपेक्षा में काफ़ी न्यूट्रिशंस इसमें आ जाती है, काफ़ी हेल्दी होते हैं स्टोमक के लिए, बॉडी के लिए, हर प्रकार से। ये जो सफ़ेद चावल होते हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, याद रखिएगा। और ये जल्दी टूटते भी नहीं हैं, ये भी याद रखिएगा। तो ये इनकी गुणवत्ता है। अब ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें जो अभी बताया ना, ये क्वेश्चंस बना चुका है, इसलिए बता रहा हूँ साहब। अब आगे देखिए, ये राइस कहाँ कहाँ, कैसे, किस प्रकार से, किन कंट्री में जा रही है, वो भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो अगर पर बॉइल्ड राइस की बात करें, जो कि यहाँ पे लाख टन्स में हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पर बॉइल्ड राइस है, नॉन बासमती राइस है, फिर आती है बासमती राइस। तो नॉन बासमती राइस पर बॉइल्ड राइस सबसे ज़्यादा हो रही है, ये भी चीज़ें याद रखिएगा 2023 के आंकड़ों में। दूसरी चीज़ है कि हम लोग एवरेज क्वांटिटी जो नॉन बासमती वाइट राइस है, वो हम लोग टॉप इंपोर्टर जो कंट्री है हमारे देश से, वो कहाँ कहाँ हो रही है। नेपाल, यहाँ पर देखिए 4.57 लाख टन यहाँ पे नेपाल में जा, मेडागास्कर, बेनिन, मलेशिया, यूएई, केन्या, सऊदी अरेबिया, कतार, इराक, घाना, श्रीलंका,
यूएस भी कम नहीं है। तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, यूएस में भी चीज़ें जा रही हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्वांटिटी की बात करी जाए तो यहाँ पे राइस कहाँ कहाँ जा रही है। यहाँ पे देखा जाए तो सऊदी अरेबिया 9 लाख के आसपास, 7, ये सब टन है, याद रखिएगा, जो कि आपको याद होना चाहिए। एथियोपिया, यूएई, यूएस कुछ यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो ये सारी कंट्री में हमारे भारत के जो राइस हैं वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे और है, वो क्या है, तो उसको हम लोग देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर अफ्रीका कंट्री को हम देख लें, यहाँ पे अफ्रीका कंट्री, तो यहाँ पे वाटर की कई सारे जगहों पे, जो सहारा रीजन है वहाँ पे वाटर की स्कार्सिटी है, जिसके कारण वो क्या नहीं उगा सकते, ग्रेन नहीं उगा सकते, अनाज नहीं उगा सकते, पैडी व्हीट नहीं उगा सकते। तो पैडी व्हीट नहीं उगा सकते। अब बात आती है एशिया की, जो कि इंडिया का ही मैं बात करूंगा। तो इंडिया की अगर बात करी जाए तो इंडिया जो है एग्रीकल्चरल कंट्री है। इंडिया क्या है, एग्रीकल्चरल कंट्री है। तो यहाँ पे अगर पानी कम है, वाटर की स्कार्सिटी है अफ्रीका में, तो भारत में तो जो पानी है, हम सीधे सीधे अपने अंडरग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करके यहाँ पे एग्रीकल्चर और इरिगेशंस करते हैं। तो जिसके कारण अगर हम राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम वाटर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये चीज़ें देखिए, समझने वाली बातें हैं, कितना इंपॉर्टेंट है। राइस अगर हम उगाकर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे वाटर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ें, 1 केजी राइस को उगाने के लिए आपको मालूम नहीं होगा, कुछ लोगों को छोड़ के, कि कितना लीटर पानी यहाँ पे लगता है। तो आपको बता दें, 4 से 5 हजार लीटर 1 किलो चावल को उगाने के लिए यहाँ पे पानी लगता है। 4 से 5 हजार, 4 से 5 लीटर नहीं बोल रहा हूँ मैं, 4 से 5 हजार लीटर पानी बोल रहा हूँ। तो अब सोचिए किस डिग्री में हम वाटर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे फूड सिक्योरिटी अगर हो रही है तो हम हेल्प करें, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर भारत के किसान इस प्रकार से एक्सपोर्ट करेंगे तो हम अपने ही देश का वाटर सिस्टम यहाँ पे कैसे यहाँ पे इम्पैक्ट कर सकते हैं, ये भी एक बड़ा क्वेश्चंस निकल के आ रहा है। खास करके अंडरग्राउंड वाटर जो है ये डिप्लीट हो रहा है भारत में। अगर बात करी जाए चेन्नई वाले रीजन में, बेंगलुरु वाले रीजन में, और जो झांसी वाले जोन में है, यहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है, ड्रॉट पड़ा हुआ है। तो इन सब जोन की अगर हम बात करें तो इन सब जोन में, तो यहाँ पे प्रोडक्शंस किस प्रकार से होना चाहिए, ये देख कर करना चाहिए कि जो क्रॉप है उसकी क्रॉप की रिक्वायरमेंट क्या है, वाटर क्या लेता है। ये नहीं कि हम गन्ना उगा रहे हैं जिसमें पानी अधिक है, पैडी उगा रहे हैं जिसमें पानी अधिक चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं। यहाँ पे कैश क्रॉप को देख करके सब चीज़ें चल रही हैं, यानी कमर्शियल क्रॉप को लेकर के चीज़ें चल रही हैं जो इम्पैक्ट करती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये थी सारी डिटेलिंग जो आपको अभी बताया। आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए न्यूज़ और फैक्ट्स को देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ 100% डिस्ट्रिक्ट बोली जा रही हैं, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, इनमें कि ये लोग डिक्लेयर कर चुके हैं स्वयं कि मैनुअल स्क्वेंजिंग नहीं होती। अच्छा, होता क्या है ये मैनुअल स्क्वेंजिंग? तो आपको बता दें, मैनुअल स्क्वेंजिंग उसको बोला जाता है जो भी नाले हैं, नाले, उनको जब आदमी इसमें घुस के नालों को साफ करते हैं, या फिर कोई नाले, गड्ढे, सीवरेज, इन सब चीज़ों को जब एक व्यक्ति स्वयं घुस के साफ करता है तो उसको मैनुअल बोलते हैं, यानी स्वयं अपने द्वारा। जब यहीं पे मशीन साफ करता है तो इसको मैनुअल स्क्वेंजिंग नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे मैनुअल स्क्वेंजिंग एक्ट भी आया है 2013 में। सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे बोला है ह्यूमन से यहाँ पे घुसवा के काम नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि कई सारे लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई है। ये तो पहला पहलू है। दूसरी पहलू क्या चीज़ें यहाँ पे निकल के आती हैं कि ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ हैं, ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हैं, ये अशोभनीय एक्टिविटी हैं। इन प्रकार की चीज़ें, कैजुअलिटी भी हो रही हैं। तो इन सब चीज़ों को कंसीडर करके इसको हटा दिया गया है। जबकि बात करें यहाँ पे जो स्टेट ऐसे ऐसे चैलेंजेस, ऐसे ऐसे डिक्लेरेशंस दे रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, यहाँ पे 15 से 20% ही डिस्ट्रिक्ट इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे रिपोर्ट आ रही हैं। यूएन बॉडी जो है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटर रिपोर्ट, ये कौन निकालता है, क्वेश्चंस आ सकता है। तो यूनेस्को निकालता है, याद रखिएगा। अभी इसकी डिटेलिंग आपको मैं दे दूंगा। तो यूनेस्को की बात करी जाए 2023 में ये रिपोर्ट आई है, क्या, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। तो याद रखिएगा, ये ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट कौन निकालता है, यूनेस्को। और टेक्नोलॉजी एजुकेशंस किस प्रकार से यहाँ पे इम्पैक्ट कर रही है हमारे अपने बच्चों को जो स्कूल में जा रहे हैं, जिन्हें
मोबाइल फ़ोन भी दिया जा रहा है उनकी एजुकेशंस के हेल्प के लिए। तो यहाँ पे वो अपने ही स्टडी से डाइवर्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके वेल बींग के लिए अच्छी चीज़ें नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रिपोर्ट बोल रहा है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे कौन है, तो हुन सेन, जो कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बहुत लंबे समय से वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर रह चुके हैं ये हुन सेन, कंबोडिया के हैं। ये भी चीज़ें याद रखिएगा, क्वेश्चंस बन सकता है। अपने बड़े बच्चे को, एल्डेस्ट सन को यहाँ पे क्या बनाते हुए नजर आ रहे हैं, तो सत्ता सौंपते हुए नजर आ रहे हैं अपने एल्डेस्ट सन को, और 4 डिकेड यानी 40 साल के आसपास लगभग ये रूल किए हैं। तो हुन सेन का नाम याद रखिएगा, ह्वेनसांग से हुन सेन का नाम याद रखिएगा। कहाँ से, तो कंबोडिया से। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन, तो एंटोनी ब्लिंकन यहाँ पे क्या बोले हैं, तो ये गए हैं किंगडम ऑफ टोंगो। तो ये किंगडम ऑफ टोंगो डिटेल में हम देखेंगे, घबराइएगा नहीं, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो यहाँ पे जो डिप्लोमेसी है ना पैसिफिक ओशियन में, वहाँ पे डिप्लोमेसी को बढ़ाते हुए नज़र आ रहा है। जो चाइना का इन्फ्लुएंस इस रीजन में बढ़ रहा है उसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रहा है रेडियो वेव से है। यहाँ पे आसमान से यानी दूसरे गैलेक्सी से कैसे रेडियो वेव निकल के आ रहा है, इस पे रिसर्च चलने लगा है। तो FRBs क्या है, तो यहाँ पे फास्ट रेडियो बर्स्ट, ये क्या है FRB फास्ट रेडियो बर्स्ट, ये पृथ्वी तक चीज़ें पहुँची हैं, किस प्रकार से जो दूर की गैलेक्सीज हैं वहाँ से ये इमिट होकर के आ रही है ये एनर्जी। और ये एनर्जी इतनी बड़ी है कि जो एक वीक में सन यहाँ पे 1 मिली सेकेंड में यहाँ पे चीज़ें ये निकल के आ रही हैं जो 1 वीक में सन रिलीज करता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको मुझे बतानी थी। अब यहाँ पे देखा जाए अगर, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टोंगो का चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। ये टोंगो कहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं पैसिफिक ओशियन में है टोंगो। टोंगा टापू ये नाम है इसका, इसकी कैपिटल नुकुअल्फा है जो कि इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब पैसिफिक ओशियंस में पड़ता है, इसकी डिटेलिंग अगर अच्छे से देखा जाए तो आपको बता दें ये इस जगह पे पड़ेगा, जो कि इसका लोकेशंस यहाँ पे मैं दे दिया हूँ। तो ये रहा आपका टोंगो जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया, अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा इसका लोकेशंस कहाँ पे है। तो फिजी, समोआ, ये जो है इसके अगल बगल के जगह हैं, कंट्रीज हैं, याद रखिएगा। इसके नॉर्थ में पड़ता है, इसके ईस्ट में पड़ता है, इसके साउथ में पड़ता है। समोआ के साउथ में, फिजी के ईस्ट में, न्यूजीलैंड के नॉर्थ में। कौन सा, टोंगो। इसका लोकेशंस अब आपको याद हो गया। कुक आइलैंड भी, फ्रेंच पोलिनेशिया, ये यहाँ पे पड़ रहे हैं। सोलोमन आइलैंड यहाँ पे देख सकते हैं, न्यू कैलिडोनिया आइलैंड, कोरल सी, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको मुझे बताना था। अब इसका लोकेशंस क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा इसकी डिटेलिंग लिखित देखा जाए जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर बात करी जाए यहाँ पे क्या टोंगा की, तो टोंगा जो है यह एक आर्चीपिलॉग है। आर्चीपिलॉग किसको बोलते हैं, तो ये भी आइलैंड नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ द आइलैंड है, इसको आर्चीपिलॉगो बोलते हैं। आइलैंड एक आइलैंड हो गया, यहाँ पे आर्चीपिलॉगो में ग्रुप ऑफ आइलैंड आ जाते हैं। तो साउथ पैसिफिक ओशियन में पड़ता है, इसका लोकेशंस आपको दिखाया। और लोकेशंस बात करी जाए तो साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में पड़ता है। ईस्ट ऑफ फिजी, साउथ ऑफ समोआ, नॉर्थ ऑफ न्यूजीलैंड, जो कि अभी आपको बताया। ये टोंगो की कैपिटल नुकुअल्फा, याद रखिएगा, नुकुअल्फा क्वेश्चंस बन सकता है क्योंकि यहाँ पे ब्लिंकन पहुंचे हैं। मेन आइलैंड इसका टोंगा पातू है, ये भी चीज़ें याद रखिएगा। टोंगा तापू आर्चीपिलागो में यहाँ पे 169 आइलैंड है, 36 में मानव रहते हैं। पॉलिनेशियन किंगडम में ये चीज़ें आती हैं। टोंगा यहाँ पे ओनली रिमेनिंग पॉलिनेशियन किंगडम है जो कि किंगडम ऑफ टोंगा के नाम से जानी जाती है। 2 भाषा यहाँ पे इस्तेमाल होता है, इंग्लिश टोंगन। कल्चर की बात करी जाए तो रिच कल्चरल हेरिटेज है इनकी, ट्रेडिशंस है, डांस, म्यूजिक, हैंडीक्राफ्ट, इन सब चीज़ के लिए ये जाने जाते हैं। फ्रेंडली स्वभाव, हॉस्पिटैलिटी, कल्चर के लिए जाने जाते हैं। टोंगा यहाँ पे एग्रीकल्चर, फिशिंग, रेमिटेंसेस, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, खास करके टूरिज्म पे डिपेंड करता है। यहाँ पे लोग व्हेल देखने के लिए भी जाते हैं, डाइविंग के लिए जाते हैं, कोरल रीफ्स को देखने के लिए जाते हैं। यहाँ पे टोंगा का आइलैंड इन सब चीज़ के लिए, टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अब थोड़ा सा यूनेस्को जो कि न्यूज़ में आया उसको भी देखेंगे। तो इसका क्या नाम है, सबसे पहले तो छोटे छोटे एग्जाम्स में यही पूछता है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस
ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। क्या बात करी जा रही है, किस चीज़ का उद्देश्य लेकर के ये बनाया गया, तो प्रोमोट करेगा वर्ल्ड में शांति बनी रहे, सिक्योरिटी बनी रहे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सब लोग मिलके एजुकेशन, आर्ट, साइंस, कल्चर में अपनी सहभागिता दें। 193 मेंबर हैं, 12 एसोसिएट हैं। यूनेस्को फाउंड किया गया 16 नवंबर 1945 को, याद रखिएगा। ये सक्सेसर टू द लीग ऑफ नेशंस है। इंटरनेशनल कमिटी ऑन इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन यहाँ पे चीज़ें थी। तो लीग ऑफ नेशंस यूएन को बोला जाता था, पहले ये थे, अब यूनियन हो गया है। यूनेस्को जो है यहाँ पे ऑफिशियल रिलेशंस है 322 इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से। हेडक्वार्टर इसका फ्रांस पेरिस में है, याद रखिएगा, जो कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, जो चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई। रिपोर्ट इसका बता दिया मैं, क्या रिपोर्ट निकालता है वो सारी चीज़ें आपको दे दी गई हैं। 3 इंजर्ड हो गए हैं यहाँ पे, कहाँ पे, तो मणिपुर में। मणिपुर का जो इशू है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल रुक नहीं रहा है, ये इशू क्रिएट होता हुआ चला जा रहा है। तो देख सकते हैं कैसे आर्मी पर्सोनल है, खड़ी है गन लेके यहाँ पे, और ये जो बस है इसको पलट दिया गया है। इतने सारे लोगों की यहाँ पे जाने गई, ये अनकाउंटेबल हो चुका है। दूसरी चीज़ें, कितने सारे महिलाओं को यहाँ पे रेप किया गया, मर्डर किया गया, मोलेस्ट किया गया, यहाँ पे जिसकी कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रही है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एथनिक क्लिनजिंग चल रही है, मितई ग्रुप, कुकी ग्रुप में, दोनों में फाइट हो रही है। 6 शेड्यूल को लेकर के इशू सारी है। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी भी बहुत सारे वायलेंसेस इरप्ट आउट हो चुके हैं। भारत के लिए प्राइड मूवमेंट की बात है। इंडियन ओरिजिन फॉर्मर मिनिस्टर जो रह चुके हैं सिंगापुर के, यहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए दावेदारी फेस करते हुए नजर आए। क्या नाम है इनका, तो याद रखिएगा, इनका नाम थर्मन सनमुगारतनम, बहुत कठिन नाम है भाई, लेना ही नहीं पड़ रहा है। तो सनमुगारतनम जो इनका नाम है, ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग करेंगे, जो कि अभी रिसेंटली है। देखते हैं जीत के आते हैं या नहीं। ये बहुत ही दैनीय एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, जो कि एक यहाँ पे सिंगर हैं, आयरिश सिंगर, पॉप सिंगर थी, और दुख की बात यह है कि 56 साल की उम्र में भी ये गाते गाते चल बसी। तो यहाँ पे इनका नाम याद रखिएगा, साइनिड ओकनर, जो कि आयरलैंड की रहने वाली हैं। तो यहाँ पे फेमस सिंगर थी, जो कि 56 ईयर की उम्र में भी इनका डेथ हो गया है। क्या नाम है, साइनिड ओकनर, कहाँ की हैं, आयरलैंड की हैं, याद रखिएगा। ईरान, रिसेंटली आपको मैं न्यूज़ बताया हूँ, तो यहाँ पे कुछ वुमेन थी जो बिना बुर्का पहने ही यहाँ पे रोड पे गुजर रही थी। तो कुछ वुमेन पहनी थी, कुछ एक वुमेन उसमें से नहीं पहनी थी। उस पे सुनवाई हुई वहाँ पे, और उस वुमेन को वहाँ पे मार भी दिया गया। तो ये सब चीज़ें बहुत तीव्र गति से चल रही हैं। बुर्का जो है यहाँ पे निकल के आ रहा है। यहाँ पे वुमेन क्या कर रही हैं, प्रोटेस्ट करती हुई नजर आ रही हैं, किस हिसाब से हिजाब का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। अमनेस्टी इंटरनेशनल जो कि इम्पोर्टेंट बॉडी है, यहाँ से क्वेश्चंस आ चुका है ये। तो अमनेस्टी इंटरनेशनल यहाँ पे इन सब चीज़ों को लेकर के ये बोल रहा है कि ये कहीं ना कहीं वायलेट कर रहा है इस्लामिक रिपब्लिक स्ट्रिक्ट रेस रूल। यहाँ पे ईरान इन सब चीज़ों पे अपना दबदबा फैला रहा है कि आप जो है इस्लामिक सिस्टम को फॉलो करिए। ये ऐसी चीज़ें ईरान बोलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रसिया, बेलारूस को यहाँ पे ओमिट कर दिया गया पेरिस में जो ओलंपिक होने वाला है। तो याद रखिएगा, पेरिस में ओलंपिक होने वाला है। सबसे अच्छी और खुशी की बातें ये हैं, तो इन दोनों कंट्री के जो प्लेयर हैं वो इस झंडे के नीचे नहीं खेलेंगे, बल्कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो टीम बना करके नहीं खेल सकते, वो रसिया के, बेलारूस के जो भी प्लेयर हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें, लेकिन इस झंडे के नीचे नहीं खेल सकते। तो यहाँ पे रसिया, बेलारूस को बाइकआउट किया गया है, याद रखिएगा। ये थी सारी डिटेलिंग। आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू फॉर वाचिंग पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग पूरा एकेडमी।